नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक समायोजन। दोस्तों अभी बता देता हूं, शिक्षक भर्तियां होती है उनके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर इसलिए देखना दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से आपको जो समायोजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज यहां पर बताई जाएगी। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों समायोजन की ओर। सबसे बड़ी बात आती है कि समायोजन का मतलब क्या होता है, समायोजन का तात्पर्य क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों, समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताएं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। कैसे दोस्तों, आपकी अभी आवश्यकता है रीट एग्जाम देना, सीटेट एग्जाम देना, यूपीटेट एग्जाम देना या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना। तो ये क्या है, आपकी आवश्यकता है। अब आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करके अगर आप इस लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो इसी को क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो व्यक्ति इन दोनों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी स्थिति को कुसमायोजन अथवा मानसिक रोग कहते हैं। कैसे समझे दोस्तों, मानसिक कुसमायोजन है, इसको हम कैसे समझे। जिस प्रकार आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपको क्या हुआ कि आप है जो उसके अंदर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं ले पाते हो, तो क्या होता है दोस्तों, आपके अंदर तनाव पैदा हो जाता है और आप असामान्य व्यवहार की ओर चले जाते हो। इसी को क्या कहा जाता है, कुसमायोजन कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्किनर ने क्या कहा था। तो स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। परिभाषा है दोस्तों और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं रहती है, तो इनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, समायोजन से मानसिक रोग कौन कौन से, तनाव हो जाता है, भग्नाशा या कुंठा हो जाता है, दुश्चिंता हो जाती है, द्वंद्व या संघर्ष हो जाता है और दबाव हो जाता है। तो यह है मानसिक रोग। इनको आगे हम समझेंगे दोस्तों कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तनाव को। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। समझिए दोस्तों, जिस प्रकार अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने समय पर, अपनी परिस्थिति और अपने आवश्यकता के अनुसार क्या नहीं कर पाते हो, उसको सफल नहीं कर पाते हो या अपनी तैयारी नहीं कर पाते हो और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आप क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो दोस्तों, तनाव का शिकार हो जाते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी दुश्चिंता। जब अचेतन मन की दंभित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। अचेतन के अंदर क्या रहती है, दंभित इच्छाएं रहती है, और जो दंभित इच्छाएं होती है वो जैसे ही हमारे चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आने लग जाती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दबाव। सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति दबाव महसूस करता है। कैसे, जिस प्रकार अभी आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आपकी सफलता और आपकी असफलता ये दोनों आपके आत्मसम्मान पर निर्भर होती है। अगर आपको सफलता मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा, और असफलता मिलेगी तो आपको आत्मसम्मान है वो नहीं मिलेगा। इनकी आप रक्षा अगर नहीं कर पाते हो तो आपको क्या है, ऐसा लगने लग जाता है, आपके ऊपर दबाव सा महसूस होने लग जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भग्नाशा या कुंठा। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में भग्नाशा या कुंठा कहते हैं। ये तो सिंपल, आप जैसे ही पढ़े हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आप बार बार तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, जैसे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों की आप बार बार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो आप क्या हो जाते हो, निराश हो जाते हो। और इसी को अगर हम समझें तो इस निराश होने को ही हमारी जो मनोवैज्ञानिक भाषा है उसके अंदर भग्नाशा या कुंठा कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वंद्व या संघर्ष। जब एक साथ दो अनुकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना
होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कैसे दोस्तों? जैसे कि सरकार ने विज्ञप्ति निकाल दी, फर्स्ट ग्रेड की भी निकाल दी, सेकंड ग्रेड की भी निकाल दी। अब आपके पास यह हो जाता है, संघर्ष हो जाता है कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं। तो ऐसी स्थिति में आपके मस्तिष्क में क्या हो जाता है? द्वंद्व या संघर्ष है वो उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया है। मानसिक मनोरंजनाएं, सामाजिक समायोजन तंत्र, आत्म सुरक्षात्मक शक्तियां, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं या प्रतिरक्षण प्रणालियां या रक्षा तंत्र, ये क्या होते हैं दोस्तों? समझते हैं इनको। मानसिक मनोरंजनाएं वे साधन है जिनको व्यक्ति मानसिक रोगों से बचने या समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। तो दोस्तों आसानी से समझ गए होंगे कि मानसिक मनोरचनाएं क्या होती है या समायोजन तंत्र क्या होता है, प्रतिरक्षण प्रणालियां क्या होती है या हमारा रक्षा तंत्र क्या होता है। क्या होते हैं दोस्तों? वह जो मानसिक रोगों से बचने के लिए व्यक्ति क्या अपनाता है और अपना समायोजन है वो क्या करता है? स्थापित करता है। उन्हीं को मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्म सुरक्षात्मक शक्तियां, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, प्रतिरक्षण प्रणालियां या रक्षा तंत्र कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानसिक मनोरंजनाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो प्रत्यक्ष होती है, एक अप्रत्यक्ष होती है। तो मानसिक मनोरंजनाएं कितने प्रकार की होती है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब समझते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। प्रत्यक्ष कौन कौन सी है? तो प्रत्यक्ष उपाय क्या क्या होंगे? वो होंगे दोस्तों, पहला होगा बाधाओं को दूर करना। जैसे ही कोई आपके सामने बाधा आए उसको अगर आप क्या करते हैं? दूर करते हैं, तो यह आपका प्रत्यक्ष उपाय होगा दोस्तों। नेक्स्ट है अन्य मार्ग खोजना। अन्य मार्ग मतलब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या आपको असफलता मिलती है, लेकिन आप 2 या 3 बार एग्जाम दे चुके हो, तो आप उसको छोड़कर कि इसमें नहीं होगा हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड के शिक्षक बन जाते हैं, तो वो क्या होता है? अन्य मार्ग का खोजना। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, अपने लक्ष्य को प्रतिस्थापन करना और विश्लेषण एवं अपने निर्णय को विश्लेषण करना, वह अपने निर्णय लेना दोस्तों। यह है प्रत्यक्ष उपाय। नेक्स्ट है हमारे अप्रत्यक्ष उपाय दोस्तों। अप्रत्यक्ष उपाय क्या है? पहला है दोस्तों दमन। दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि दमन शब्द का जो दमन शब्द है इसका सबसे पहले जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था दोस्तों। कटु अनुभूतियों, दुखद बातें, अतृप्त इच्छाएं आदि को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। कुछ भी दुखद बात है, जैसे आप असफल हो गए, क्या हो गए? आपने एग्जाम दिया शिक्षक भर्ती का और आप असफल हो गए, तो उसको अगर आप क्या कर देते हो? अपने बलपूर्वक उसको भुला देते हो, तो इसी को क्या कहा जाता है? दमन कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरा दिवास्वप्न, मंत्रंग या कल्पना परवा। क्या है? हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनको कल्पना के माध्यम से पूर्ण करके क्षणिक आनंद या संतुष्टि प्राप्त कर लेना दिवास्वप्न कहलाता है। आपने सुना होगा कि बहुत बार हम बात करते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है कि मन के लड्डू खा ले। इसका मतलब क्या है? कि आप बैठे बैठे बात कर रहे हो कि इस बार तो मेरा है जो क्या होगा? फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होगा, फिर मैं घूमने जाऊंगा, तो पास वाला बोल देता है कि मन के लड्डू खा ले। यही होते हैं दोस्तों दिवास्वप्न या मंत्रंग या कल्पना परवा। अपनी कल्पना करना कि मेरा ये हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा, ये क्या होता है? दिवास्वप्न। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना। जैसे ही आप क्या हुए? असफल हुए, आपने एग्जाम दिया, आप असफल हो गए, तो आप ये बोल दोगे कि जिस दिन मैं एग्जाम देने गया था उससे 2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है प्रक्षेपण। अपनी गलती अपने आप पर न लेकर किसी और पर थोप देना। जैसे उदाहरण दिया गया, परीक्षा में असफल होने पर तबीयत का दोष देना। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन क्या होता है? किसी भी कारण से कोई पद या वस्तु प्राप्त नहीं होती है, उसी पद या वस्तु में दोष निकालकर अपने आप को संतुष्ट करना, यही औचित्य स्थापन है दोस्तों। और यह उदाहरण तो आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों।
लोमड़ी द्वारा अंगूर खट्टे बताना। समझ गए होंगे दोस्तों। कोई भी चीज है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत प्रयास कर लिया है लेकिन आप उसको क्या नहीं कर पा रहे हो, प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, उसी के अंदर जो आपका लक्ष्य था उसी में आप कोई ना कोई दोष बताओगे कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, इसको प्राप्त करने में क्या फायदा। तो ये क्या होता है, अपने मन को संतुष्ट करने का परिणाम होता है। और लेकिन इसको क्या कहा जाता है, औचित्य स्थापन कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपको सीधा दिया जाएगा कि लोमड़ी द्वारा अंगूर खट्टे बताना यह है प्रक्षेपण है, औचित्य स्थापन है, आश्रित होना है या प्रतिगमन है। तो क्या होगा, औचित्य स्थापन दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आश्रित होना। आश्रित होना क्या है, कर्महीन व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होकर अपने आप को समायोजित करता है। आश्रित मतलब किसी और पर आप निर्भर हो जाते हो, उसी को क्या कहा जाता है, आश्रित होना कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिगमन। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। समझिए दोस्तों, वर्तमान स्थिति मतलब जो वर्तमान में आप चल रहे हो, इसके अंदर आपको कुछ दर्द, कुछ दुख मिल रहा है, तो इस दुख और दुर्द से बचने के लिए आप अगर पुरानी स्थितियां हैं उनके अंदर लौट जाते हो तो इसी को प्रतिगमन कहा जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, एक वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना, और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क द्वारा बार बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता है, तो यह है आश्रित होना है, प्रतिगमन है, तादात्म्यकरण है या शोधन है। तो यह क्या होगा, प्रतिगमन होगा। नेक्स्ट है, एक लड़की का वापस अपने पीर आकर अपनी मां की गोद में सो जाना, यह भी क्या है, उसका प्रतिगमन है। तो ये दो जो एग्जाम्पल यहां पर मैं लेकर आया हूं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है तादात्म्यकरण। क्या है दोस्तों तादात्म्यकरण, समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर देता है कि जिसे कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। समझिए दोस्तों, अगर आपको कहीं पर ट्रैफिक पुलिस ने क्या है, रुका लिया, आपने कुछ गलती की और उन्होंने रुका लिया, तो आप क्या करते हैं, अगर आपके जान पहचान में कोई है तो आप क्या करते हैं कि वो एसपी डीएसपी मेरे जान पहचान के हैं। ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आप अपना समायोजन स्थापित कर रहे हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, तादात्म्यकरण कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शोधन, मार्गांतरीकरण या शुद्धिकरण। ये क्या होता है, असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों कर समायोजन स्थापित करना ही शोधन, मार्गांतरीकरण या शुद्धिकरण है। दोस्तों, जो समाज के अंदर अस्वीकार कोई चीज है उसको समाज में स्वीकार करना ही क्या होता है, शुद्धिकरण या शोधन होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सत्यपूर्ति उपाय या क्षतिपूरक उपाय। ये क्या होते हैं, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र या साधन के माध्यम से कर अपने आप को समायोजन करता है। क्षतिपूर्ति उपाय क्या होते हैं दोस्तों, समझिए दोस्तों, आप किसी भी जो चीज है उसमें तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें आप क्या है, कमजोर हैं। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप उसमें क्या है, कमजोर है, तो आप फिर क्या करोगे, थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे और उसमें आप क्या करोगे, सिलेक्शन लोगे, पास होगे। तो मतलब आप अपना समायोजन है जो फर्स्ट ग्रेड से थर्ड ग्रेड की ओर कर रहे हो, तो ये क्या आपका क्षतिपूर्ति है दोस्तों। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, विकलांग बालक कक्षा में प्रथम आकर अपने आप को समायोजित करना। और दोस्तों ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हर साल पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे टेट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन है जो मिलता रहता है दोस्तों। आगे चलते हैं, कम ऊंचाई वाली लड़की ऊंची एडी की सैंडल पहनकर अपने आप को क्या करती है, समायोजित करती है दोस्तों। तो ये दो उदाहरण है जो इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देख लेना। ये किसके हैं, क्षतिपूर्ति या क्षतिपूरक उपाय के हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आक्रामक उपाय होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय
जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसी पर आक्रामक कर अपने आप को संतुष्ट करना। जिस व्यक्ति की वजह से अगर आपका आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंची है, क्या पहुंची है? ठेस, तो आप उसी पर क्या करोगे? आक्रमण करोगे, आक्रामक होंगे और अपने आप को क्या करोगे? संतुष्ट करोगे। जिस प्रकार इसको हम समझें कि किसी साथी ने आपके क्या लगा दी, पास में बैठा है और उसने आपके एक थप्पड़ लगा दी, तो आप क्या हो जाओगे कि ये सोचोगे यार ये मेरे ठेस को इसने हानि पहुंचा दी, तो आप क्या करोगे? उसके वापस थप्पड़ लगाओगे, उस पर आक्रामक हो जाओगे और अपने आप को क्या कर लोगे? संतुष्ट कर लोगे। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। ये क्या होते हैं? जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका बदला अन्य तरीके से लेकर अपने आप को संतुष्ट करना। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, कुम्हार कुम्हारी को तो जीतता नहीं, गद्दी के कान ऐंठता है। जिस प्रकार जिसने आपके जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाइए, आप उसका बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन उसको किसी अन्य प्रकार से ये सोचते हो कि मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा और अपने आप को संतुष्ट करते हो। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं समायोजन के प्रति मान। दोस्तों सिगमंड फ्राइड के अनुसार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, इनसे भी है जो क्वेश्चन है जो बनकर आ सकता है एग्जाम के अंदर। पहला है अचेतन मन समायोजन का आधार है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? यहां पर पूछा जाएगा कि कौन सा मन है जो समायोजन का आधार है, और अचेतन, अर्धचेतन या चेतन, तो कौन सा होगा? अचेतन मन समायोजन का आधार होगा। नेक्स्ट है ईगो, अहम अवस्था समायोजन का आधार है। अहम अवस्था है वो क्या है? समायोजन का आधार है। और तीसरा है लिबिडो, प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। लिबिडो प्रवृत्ति होती है वो भी क्या है? समायोजन का आधार है। ये किसके अनुसार है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। एडलर के अनुसार देखते हैं, श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। किसने कहा था? किसने कहा था कि श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है? ऑप्शन दे दिए और नीचे आपको दे देंगे 4 ऑप्शन। सिगमंड फ्राइड ने, एडलर ने, युंग ने या थोरनडाइक ने। तो किसने कहा था? एडलर ने कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों युंग के अनुसार। युंग ने क्या कहा? युंग के अनुसार आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। आत्म सिद्धि ही क्या है? समायोजन का आधार है। दिल, भावनाएं, दिमाग, विचार में संतुलन बनाए रखना ही अपना सिद्धि है। अपनी भावनाओं और विचारों में संतुलन बनाए रखना ही सिद्धि है या समायोजन होता है। यह किसने कहा था? युग ने कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आ रहा है दोस्तों सौपन। सौपन क्या होता है? सौपन को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, यहां पर बाय मिस्टेक पूरा पहले लिख दिया है। तो सौपन किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड के अनुसार सौपन अचेतन मन का स्वरूप है। ध्यान से समझना दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो सौपन है वो किसका स्वरूप है? अचेतन मन का स्वरूप है। एडलर के अनुसार देखिए तो सौपन है वो किसका है? चेतन मन का स्वरूप है दोस्तों। और युंग के अनुसार अगर हम देखें तो सौपन अचेतन, चेतन वह अर्धचेतन तीनों मन का क्या है दोस्तों? प्रतिरूप है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बता देता हूं। तो यहां से पूछा जाएगा कि सौपन अचेतन मन का स्वरूप है, किसने कहा? सौपन चेतन मन का स्वरूप है, किसने कहा? सौपन तीनों मनों का क्या है? प्रतिरूप है, ये किसने कहा? तो ये तीनों याद रखने। सिगमंड फ्राइड ने जो सौपन है उसको अचेतन मन का स्वरूप बताया, एडलर ने चेतन मन का, और युग ने जो है चेतन, अचेतन व अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप बताया दोस्तों। आगे नोट लिखकर लिखा गया है, सिगमंड फ्राइड के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। तो समायोजन के अंदर जो सिगमंड फ्राइड है उनके विचारों को क्या दी जाती है? प्राथमिकता या प्रमुखता दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था समायोजन, और जो एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको मिलते हैं, वो उसी के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। एक बार सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सभी साथी जरूर करें, और जिन साथियों ने अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया है वो अधिक से अधिक शेयर करो दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी
है जिसके अंदर आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन अगर आप कम के अंदर अधिक करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।